अब याद ही नहीं रहा। अभी लगा तो उसको लगा लाइट को, याद ही नहीं रहा हमको। ठीक से लगा ना, करंट में मरवा लेना। ऊपर ही है। हाँ पूरा अंदर जाने दो, बारिए गया था। नहीं ना उससे मतलब नहीं है। पूरा लगता है गिर दर्द दर्द वो सर जाए तो करंट मार देगा झूठा मुझको। सबको ध्यान रखना है। क्या एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। मूल संकल्पना के अनुप्रयोग, हिंदी में एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग। तो इसका उपयोग हम लोग कुछ विभिन्न जो अभी बताएंगे उस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका हम लोग मदद लेंगे। क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे? किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। अच्छा पहले तो ये बताओ तुमको कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, याद है? ठीक है अब बताते जाएंगे सारा चीज़। ठीक नहीं जानते हो तो ठीक, देखो आगे जब जाओगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे बताए थे परमाणु बहुत छोटा होता है, उसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है अब परमाणु दिखाई नहीं देगा, लेकिन समझने के लिए बड़ा इमेज बना रहे हैं। समझने के लिए बड़ा इमेज बना रहे हैं। मान लो ये परमाणु है। परमाणु का एटम का जो बिचला भाग होगा, ये बिचला भाग इसको नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा काम है इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं, जितना काम उतना है। तो ये परमाणु को हो गया, इतना बड़ा होता है नहीं छोटा होता है, तो समझने के लिए बड़ा बनाए हैं। तो ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। जैसे हमने कल बताया था कि परमाणु को तोड़ोगे ना, परमाणु तोड़ोगे नहीं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये नाभिक में ही पाया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का इसे कहा जाता है, और भी कक्षा कहा जाता है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। न्यूक्लियस में हाथ हटा के रखो, नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हो? परमाणु संख्या कहते हैं। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला देगा तो उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सब जानता होगा। तो किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना होगा कि जैसे सोडियम में 11 परमाणु है, कितना है? 11। क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 परमाणु है सोडियम में। अब द्रव्यमान संख्या उसका 23 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएगा? 12। 11 दूना 22 23। सोडियम 11 कितना होता है? द्रव्यमान संख्या होता है ना। तो उसमें सोडियम में 11 गो हो गया परमाणु मतलब प्रोटॉन, और 11 दूना 22 13 हो गया न्यूट्रॉन। निकालने के लिए पता होगा कैसे निकाला जाता है, पता है कि नहीं है? जाने होगा पता, पूछ लेना। नहीं है पता। अब देखो कोई तत्व को दिखाया जाता है ना, तो मान लो x कोई तत्व है, x कोई क्या है? तत्व है। इसका जो परमाणु संख्या दिखाते हो तो नीचा में लिखा जाता है, नीचा में। जैसे मान लो सोडियम 11 मान लो इसका है, 11 लिख दिया। सोडियम है Na, तो इसका हो गया 11। अब द्रव्यमान संख्या या तो यहाँ दिखाओ या तो यहाँ दिखाओ, या यहाँ दिखाओ या यहाँ दिखाओ। इसको दोनों इसको अब घटा दोगे। अभी ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, कहा आगे पढ़ना है सब चीज़, इसीलिए जितना काम उतना ही है। तो ऊपर अब माइनस नीचा कर देगा ना, जो बचेगा वही होगा न्यूट्रॉन की संख्या। अपोजिट किया जाता है n से, सबका n से। बात हो जा। तो किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो सोडियम में जैसे 11 का परमाणु है, तो 11 को टोटल उसका द्रव्यमान हो गया 23, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। हम एक परमाणु के, सोडियम के एक परमाणु के, या किसी भी जितना आवर्त सारणी में जितना तत्व है प्रेडिक्टेबल, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का बात कर रहे हैं, जितना तत्व है उसका एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना होगा। तो उसका फार्मूला है कि एक का निकालना होगा तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान से द्रव्यमान में जितना उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें क्या करो, एवोगाड्रो नंबर से भाग दो। किसे भाग दो? एवोगाड्रो नंबर से भाग दो, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर जो होती है इसे NO कहा जाता है। एक छोटी सी मात्रा होती है 1 ग्राम,
1 ग्राम पदार्थ में कितना अणु उपस्थित है, कितना परमाणु पर कितना आयन उपस्थित है, उसी को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। और जो कितना होगा किसी पदार्थ के 1 ग्राम में, किसी पदार्थ के 1 ग्राम में इतना अणु होगा, इतना परमाणु होगा, इतना आयन होगा। तो इससे क्या करेंगे, तत्व का जितना होगा परमाणु द्रव्यमान उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, डिवाइड। और जितना निकलेगा वही होगा उस तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान, वेट जिसे कहते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम बात करेंगे, सोडियम के क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। तो सोडियम के 1 परमाणु, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान पूरा बात में लिखेंगे क्योंकि लिखा हुआ यहाँ से फिर में लिखना। सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालना होगा, तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान में किसे भाग देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। कितना होता है, 30 तक याद करना है। कहाँ तक, 30 तक। इसके भाई के, तुम्हारे भाई के पास कॉपी होगा ना, लिखा होगा, फोटो खींच टेलीग्राम पर डाल देना, मेरे टेलीग्राम डाल देना, वहाँ से हम ग्रुप में डाल देंगे। समझ में आ गया ना। तो और किसी के पास होगा, उसमें सब बेसिक बात लिखाए हैं। 3-4 क्लास हमको पता था, 9 लोग भी नहीं पढ़ के आया था, तो 4-5 क्लास बेसिक तब केमिस्ट्री ट्रैक पर पकड़ा। तो वो सब बेसिक, हाँ 4-5 क्लास लगभग आधा 9 तो घीचिए, 4-5 दिन हम दिए थे, मेन फैक्ट जो भी था। तो वो दे देंगे, वो सब याद कर लेना। बीबीआई क्वेश्चन इसे कहते हो। सोडियम के 4-5 दिन का काम बीबीआई है। सोडियम के 1 परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान में, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान में, मोबाइल लेकर आए हो, खोलो तो एक बार यूट्यूब मेरा खोलो, तो उसमें कुछ बेसिक देखेंगे, शायद डाले थे कि नहीं। यदि डाले होंगे ना तो कल 2-3 दिन में देख लेना तुम लोग। देखो दोबारा फिर से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो दोनों जाकर देख लेना। अब बेसिक होता है टनाटन करेगा केमिस्ट्री में, तो 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से, तो सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालना होगा, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। परमाणु द्रव्यमान मतलब उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या दोनों योग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। जी सर। P + N बराबर जी सर, जेड हो गया वो, ठीक है। ए होगा जेड एटॉमिक मास होगा। अच्छा, अब बटा 6.022 × 10⁻23। अब पॉइंट हो जाएगा 3 गो 0, क्या 0, 3 गो 0 हुआ। अब देखो, अब तुम 60 इतना से भाग दो इसमें, तो भाग तो हमको देना नहीं आता है, ये आता है 3.81, इसे डायरेक्टली लिखते हैं, बुझा। भाग दे दोगे, इसमें इतना से क्या करना है, भाग देना। इसको पड़ जाएगा, ऊपर ले जाओ, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 10⁻23। और ये ग्राम में है ना, इतना क्या होगा, इतना ग्राम, केजी नहीं, सिर्फ ग्राम। इतना ग्राम हो गया। सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 3.81 × 10⁻⁻23 ग्राम। इसी प्रकार से निकालना होगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए। इसी प्रकार निकालोगे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए। क्या निकाल लोगे, सबका जितना मन है उतना निकालते रहो, बैठ के वो ना बात करते रहो, कैलकुलेटर से नहीं करना। तेज पकड़ो थोड़ा सा, बगल में बच्चे हो तो पंखा रहने नहीं देता है। अब जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम का बताया गया है ना, तो 40 कैल्शियम का निकालना होगा, तो देख सकते हो ना, 40 ये कर देना, इस प्रकार से काम कर लेना, हो गया। दिखा देते हैं, अरे पेजों पे नहीं शांत रहता है। कैल्शियम का निकालना है परमाणु द्रव्यमान, तो Ca कैल्शियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान 40, अब बटे एवोगाड्रो नंबर हटा कर अनेरा, तो ये पॉइंट पूरा आया। तो 1 2 3 को 0, 1 2 3 एगो पहले से है, इसमें फिर इससे भाग देगा, तो ये निकल जाएगा इतना, इसको ऊपर लगेगा इतना ग्राम। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। आगे देखो एनटीपी पर, आगे देखो, ये भी लिखने वाला बात नहीं है। एनटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य तापमान और दबाव, उसी कहते हो, जो कि समान तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और दबाव कितने होता है बताओ, 76 सेंटीमीटर या 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को इतना कहा जाता है ना। तो वो चीज़ हो गया। अब एनटीपी पर किसी गैस के x लीटर में अणुओं की संख्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कोई भी गैस ले लो, नॉर्मल टेम्परेचर सीधा सीधी समान तापमान और दाब पर, किसी गैस के, अब कितना गैस का, कितना लीटर गैस है नहीं पता है, उसका वॉल्यूम कितना है पता नहीं है, x मान लिया, कितना मान लिया, x मान लिया। किसी गैस के x लीटर में
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कोई गैस लिया, माना कि गैस कितने लीटर है, 1 लीटर है, उसमें कितने अणु होगा नहीं पता है, कितना अणु होगा तो अणु बहुते होगा जी। वो तो छोटा सी मात्रा लेगा तो 1 ग्राम लिया तो 6.022 10 टू दी पावर 6 अणु हो गया, उसमें परमाणु हो गया या आयन हो गया। पानी लाते एक बोतल कृष्णा। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 लीटर में अणुओं की संख्या 6.0 गैस का आयतन लीटर में 22.4 अब बटे 22.4, क्योंकि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितने होता है 22.4 लीटर बोले थे, ये फार्मूला है डायरेक्ट। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 लीटर में कितना अणु होगा, तो गैस का कितना आयतन है लीटर में, कितना आयतन है यहाँ एक्स माने हो ना जी सर। अब मान लो 5 लीटर गैस का निकालना है, न्यूमेरिकल कराएंगे आगे, टेंशन मत लो। जी सर। 5 लीटर आयतन ले लिया तो 5 अब बटे 22.4, इधर इधर जगह नहीं थी इधर लिखे 6.022 × 10 इतना 23 हो गया, इसी को अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर है ना। अगला प्रोग्राम देखो, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो कराते हैं। तो एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड के क्वेश्चन कहा है कि एनटीपी पर CO2 के 5.6 लीटर में कितना लीटर में जी 5.6 कितना अणु की संख्या होगा। एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के 5.6 लीटर लो कार्बन डाइऑक्साइड। जी सर। अभी पीते हो ना स्प्राइट, तो खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसमें से, तो उसका ले लो 5.6 लीटर। और उसमें कितना मोलिक्यूल है गिन के दिखाओ है, बहुत दिक्कत है गिनना। वो दूर देखेंगे लेक्चर कितना गिनना है ना, उसके बारे में बताए हैं कितना गिनना मुश्किल है, वो पता चल जाएगा। वो देखना एक बार जाकर के लेक्चर जानकारी मिलेगा। नोट्स तो अवेलेबल करा देंगे, लोग के पास लिखा देना होगा, नहीं तो मेरे पास फोटो तो खिंचवे करते हैं डेली हम। तो एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5.6 लीटर में कितना अणु उपस्थित है, संभव नहीं है गिनना, बहुत दिन लग जाएगा गिनने में, लेकिन है कापी कलम पर तुरंत गिन कर दिखा देंगे इतना है। तो एनटीपी पर नॉर्मल सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, एनटीपी पर CO2 गैस के, कौन गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5.6 लीटर में लीटर में अणु की संख्या, अणु मतलब अणुओं की संख्या बराबर क्या करना है, सीधा सा फार्मूला है गैस का आयतन, कितना आयतन है लीटर में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, नहीं है तो अच्छा कितने लीटर है 5.6, ठीक है। इसमें 22.4 से क्या करना है भाग देना है, गुना करना है एवोगाड्रो नंबर से 6.022 × 10 टू दी पावर 23, इतना गुना करना है, समझ में आया, ठीक है। पॉइंट उड़ा 56 से भाग देगा इसमें तो 4 मरतबे में कट जाएगा, और फिर 4 से इसमें भाग देगा है ना 6.022, थोड़ा गुना भाग भी दिखा देते हैं, 23 4 में भाग देगा, किससे भाग देगा तो पूरे 1 2 3 अब भाग दो, आसानी से हो जाएगा। ये आएगा 1.505 × 10 टू दी पावर 23, इतना अणु होगा, इतना कई तुम्हारा कैलकुलेशन फेल हो जाएगा, कायदा है करेगा तो गिने न पाएगा, 10 की पावर 23 है, गिनते रहो नहीं होगा 10 की पावर 23 6-7 तक गुना है इतना, उतना में है उसका भी 1.5 गुना है ना, इतना अणु होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5.6 लीटर में, और एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है ना। अब इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल है, पकड़ो पेज को। तो अब तो न्यूमेरिकल ज़्यादा हम सॉल्व करते नहीं हैं, एक किए और फिर आगे बढ़ेंगे अगला अलग टाइप का। अब देखो जैसे यहाँ पर बताते हैं, कर लेना सॉल्व, बन जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पर अब कोई भी गैस हो उससे क्या मतलब है, लीटर अब बटे 22.4 गुना एवोगाड्रो नंबर, काम खत्म है, यही तरीका है। तो एनटीपी पर 15 लीटर अमोनिया ले, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना लीटर लेना है अमोनिया, 15 लीटर अमोनिया में अणुओं की संख्या निकालें, अमोनिया पढ़ा होगा ना, ठीक है। उसमें क्या करना है, अणु की संख्या निकालना है। तो एनटीपी पर अमोनिया के 15 लीटर में अणुओं की संख्या तो 15 अब बटे 22.4 और गुना 6 इतना, ई पॉइंट पूरा 0, अब तो गुना भाग है, तो हमको थोड़े करना है, किसको करना है, हमको करना है, गुना भाग करेगा तो 4.032 × 10 टू दी पावर 23 इतना अणु होगा अमोनिया के 15 लीटर में।
समझ में आ गया ना। अब चलो, अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। एक न्यूमेरिकल बनाए, तुमको बना कराना है, और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी है तो इम्पोर्टेंट है, बकवास नहीं है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। सही संयोग के लिए, रासायनिक संयोग के लिए परिभाषा है ना। पानी पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। जैसे पंखा माथा खराब कर दे, उधर उड़ा उधर उड़ा, बंद कर दिया। कल से उधर लगाएंगे। जी सर, उधर से दिक्कत नहीं होता है ज़्यादा, तब इन लोग को हवे दे लगता है। उधर से नहीं लगता है, यही का नाम नहीं लगता है, अब लग रहा है। हाँ, तो पूरा दर्द लगा के रहता है। तुम थोड़ा इधर घूम जाओ। गर्मी भी लगता है। समझ आता है केमिस्ट्री? जी सर, केमिस्ट्री समझ आ जाता है। फिजिक्स बढ़िया आता है। फिजिक्स तो बढ़िया आता है। फिजिक्स से बढ़िया आता है। फिजिक्स से बढ़िया आता है ना। आगे जो होगा, फिजिक्स में मैथ है ना, इसलिए तकलीफ होता है। नहीं है उस साइन को टपक जाएगा कहीं से। नहीं है 8 चैप्टर में। हाँ तो तब की आगे तो और कल आज अथी आ गया था ना, डिफरेंशिएशन आ गया था, रोक दिया उसको नहीं बताए, टाइम नहीं था, इसीलिए अलग वर्ग कल डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, जो कि मैथ में है पढ़ने के लिए। वो तो ढेरी पढ़ाते हैं, आधा मैथ वही पढ़ना ही है 44 नंबर में। ये वो बताते हैं राह में है क्या हुआ, इसको बंद नहीं किए थे अभी। नहीं। रासायनिक संयोग के नियम, खुट्टा दे देखो। अरे बढ़िया से माथा नहीं काम करेगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। ऐसे हाँ 100% कम नहीं करता इंटेंसिटी। रासायनिक संयोग के सफाई नियम है ना। कमेटी है। चलो अब हम लोग इसको पकड़ो, पेज को भागेगा। देश लिखने उठने वाला काम ज़्यादा थोड़े करते हैं, पेज पकड़ो। हाँ, छोड़ो, देशद्रोही नहीं बने। देश देखो ये रासायनिक संयोग का मतलब क्या हुआ, कोई भी तत्व रिएक्शन करेगा ना, उस पर नियम दिया। रिएक्शन पढ़ा होगा, शुरू चैप्टर 10वां का है ना। तो रासायनिक संयोग का नियम क्या है, केमिकल रिएक्शन का कुछ नियम होगा ना। ऐसा थोड़े है कोई तत्व तो आया बोला भाई रिएक्शन करेगा तो बोलेंगे हाँ कर लो, अरे करेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा थोड़े होता है। उसका भी कुछ नियम कंडीशन है, तभी वो करेगा रिएक्शन आपस में। तो उसी को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो 17वीं शताब्दी में, 17वीं वो भी नहीं इसलिए पता होगा, थोड़ा हिंट दे देते हैं, हमको पूछना ही बेकार है, बकवास नहीं करेंगे कुछ करके, हम पता तक जाते हैं सारा चीज़। देखो शताब्दी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो तारीख हमारा उसी दिन से शुरू हुआ, सुना होगा। जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से तारीख शुरू हुआ। तो ईसा मसीह के जो जन्म अभी जैसे 2020 ईस्वी बोल रहे हो, इसका मतलब अभी ईसा मसीह के जन्म का 2020 साल हो चुका है ना। तो जैसे 17वीं शताब्दी बोलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल है, आज से लगभग 200 साल पहले, 200 साल पहले एक बात हम कर रहे हैं। और 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी बोलेंगे ना, जैसे अभी कौन सदी चल रहा है, 21वीं सदी, यानी कि उससे कम 21वीं 2020 चल रहा है ना। 21वीं सदी का मतलब 20वीं सदी पूरा हो चुका है, और 2020 से आगे 21वीं चल रहा है। और 17वीं शताब्दी मतलब बताओ, 1600 से लेके 1600 कंप्लीट हो चुका है, 1600 के बाद चल रहा है, साल चल रहा है ना, 1601 से लेकर 1699 के बीच। क्या बात बुझा? अच्छा ये समझ गया, इसी को कहते हैं 17वीं शताब्दी। 100 साल का शताब्दी होता है। हाँ ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में जब अनुसंधान करता, मतलब केमिस्ट्री का जो साइंटिस्ट थे उसे कहते हैं अनुसंधान करता, शोध कर रहे थे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। वो चाह रहे थे कि मेरे पास कोई पदार्थ है ना, उससे कोई दूसरा पदार्थ बना ले। बात बुझा ना। जैसे आज भी होता है, दूध से क्या बना लेते हो, दही, दूध से बना लेते हो घी। एक दूध है, उससे बहुत सारा पदार्थ बनाते हैं, मिठाई, अलग अलग बहुत केमिकल, बहुत सारा चीज़ बना लेते हैं। तो ये तो आम बात है, तो बहुत दिन से खैर हो रहा है। केमिस्ट्री की भाषा में तो अलग अलग तरह का केमिकल होता है ना। तो साइंटिस्ट 17वीं शताब्दी में ये चाह रहे थे कि अनुसंधान करता
कि हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण कर लें, और वो कैसे करें, ठीक है ना। प्रयासरत थे, बेचारा सब मेहनत कर रहे थे। उस समय रासायनिक संयोग से संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन हुआ। तो अच्छा होगा वो रिएक्शन, तो उसमें कुछ रासायनिक संयोग, केमिकल रिएक्शन जो होगा उसके संबंध में कुछ नियम दिया वो सब रिसर्च कर करके, जो चाह रहे थे कि हम नया पदार्थ बनावे, एक पदार्थ से कुछ अलग नया करें, तो उससे संबंधित एक नियम दिया। समझ में आ गया ना, कि दो पदार्थ रिएक्शन करेगा ना, उससे एक तुम नया पदार्थ बनाओगे, इसमें कुछ नियम कानून है, तभी करेगा रिएक्शन, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। और वो जो नियम दिया ना, उसी नियम को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे जितना केमिकल रिएक्शन पढ़े हो, तो उस नियम को फॉलो करके ही केमिकल रिएक्शन होगा। वहाँ तो खैर कॉपी कलम पर तुरंत हो जाता है रिएक्शन, ना इतना आसान नहीं है होना, बहुत दिन से साइंटिस्ट दिमाग लगाया तब हुआ रिएक्शन। तो रासायनिक संयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम का विवरण लिखित है। तो नीचा में ये रासायनिक संयोग का जो है ना कुछ महत्वपूर्ण नियम लिखा हुआ है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, है ना। पहले पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, पहला रूल ये है मेरा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। छोड़ दो, रहने दो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या रासायनिक संयोग का नियम होगा? किसी चीज से नया बनाना होगा ना, तो वो एक खास लॉ को फॉलो करके बनाएंगे। ऐसा नहीं है मन जो मन है कर दो। खाने बनाते हो तो एक फिक्स क्वांटिटी, इतना सब्जी है, इतना नमक डालना, इतना तेल डालना है, इतना प्याज डालना है, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन है ना। तो केमिस्ट्री में भी इस प्रकार का होता है, जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। और ये निम्नलिखित नियम है, जिसे हम लोग विवरण बारी बारी से सब नियम को पढ़ेंगे कि क्या क्या लॉ है। पहला लॉ है पेज लॉ, नहीं हटेगा इसमें, कुछ रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। पेज लॉ हटा इसको, घूमने वाला को घूमने को मार्केट में कल वाला ही है, क्या लाओ ना, क्या दिक्कत है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण, सिद्धांत भी कह सकते हो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या नियम, संरक्षण का सिद्धांत या नियम, एक ही बात हुआ। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये नियम किसने दिया? तो बाबा लेबोजियर ने। फोटोवा दिखाए थे गरीबदास का, लेबोजियर, हिंदी में लेवासिए कहते हैं, अंग्रेज। इस नियम के अनुसार, पता नहीं क्या है वो, जरूरी नहीं है कि कहाँ का, एग्जाम में जरूरी है कि किसने किया था, बात खत्म है। नहीं जरूरी है, क्या जरूरी है? किसने किया था, बात खत्म है। कहाँ का था, जन्म कब हुआ, उससे कोई जरूरी नहीं है ना। पिता पूछता है केमिस्ट्री। हाँ, तो पिता अपना है यही केमिस्ट्री का पिता, इसका भी माता पिता है ना, बिना माता पिता थोड़ी बेटवा के जन्म होगा। तो ये बात है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? लेबोजियर ने दिया। देखो, एक होता है प्रतिकारक, एक होता है प्रतिफल। क्या होता है बताओ? क्या होता है प्रतिकारक, क्या होता है प्रतिफल? देखो, जब दो तत्व रिएक्शन करेगा ना, दो गो मिल करके एगो नया बनाएगा, जो दो गो मिल करके एगो नया बनाया ना, उसको प्रतिकारक कहा जाता है। सॉरी, उल्टा, जो दो गो मिला है ना आपस में, एक नया बनाया, जो दोनों मिला है ना, उन दोनों को कहते हैं प्रतिकारक। और मिल करके जो नया मिला उसको क्या कहते हो? प्रतिफल। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन रासायनिक संरक्षण होगा तो एलएचएस वाला साइड को प्रतिकारक कहते हैं और एचएस साइड को प्रतिफल कहते हैं। मिला हुआ इधर वाला प्रतिकारक, इधर वाला प्रतिफल। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहते हैं, लेबोजियर साहब कहते हैं, जब कोई, इस नियम के अनुसार, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया होगा, तो जितना प्रतिकारक का कुल मास होगा, प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान होगा प्रतिफल का। अब देखो, इसको समझने की जानकारी होना चाहिए, प्रतिकारक प्रतिफल, इसीलिए बता दिए। तो जितना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है लेबोजियर साहब, इस नियम के अनुसार जितना प्रतिकारक का होगा द्रव्यमान, उतना ही किसका द्रव्यमान होगा? प्रतिफल का। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले पदार्थ यदि 1 किलो का था, तो केमिकल रिएक्शन के बाद भी पदार्थ कितना किलो का होगा? 1 किलो का रहना चाहिए। होगा, वो चेंज नहीं होता। इसी नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहा जाता है।
जैसे हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, जैसे जल है H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ये बनाता है जल। जितना आसानी से कॉपी पर लिख दिए हो जल बनाया है, उतना आसानी से नहीं बनाता है। ऐसा थोड़े है, अरे हाइड्रोजन आओ घूम रहा है पान दुकान पर, अरे ऑक्सीजन आओ मिठाई खा रहा है, दोनों मिल जाओ और जल बना दिए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए खास एक लैब में एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट बनाया जाता है, खास टेम्परेचर एंड प्रेशर उत्प्रेरक कैटेलिस्ट डाल डूल करके तब जल बनेगा। वो बहुत खसमतिया करने पर जी सर, वो जल्दी होता है। वो जल्दी नहीं होगा, होता तो हम भी जल बना बना खूब बेचते। इतना तब आदमी पानी किन रहा है ट्रेन पर तो बना बना अपने से सब कहता है, अरे तुरंत हाइड्रोजन नहीं रहा, ऑक्सीजन फोन के बुला लेता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट्सएप फेसबुक लगा है ना, सब वैज्ञानिक का तो समय। आप देखो ये जो है ना, दोनों मिलकर के जल बनाया है, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जल बना लिया। इसको कहते हो प्रतिकारक, इसको कहते हो प्रतिफल। एलएचएस वाला साइड को प्रतिकारक, आरएचएस वाला साइड को कहते हो प्रतिफल कहते हो। तो जितना होगा प्रतिकारक का द्रव्यमान उतने होगा प्रतिफल का द्रव्यमान। अच्छा देख लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। अच्छा एक दो हाइड्रोजन है तो 1 दूना 2 ग्राम हुआ। कैसा हुआ? जी सर। क्या ऐसा हुआ? जी सर। अच्छा ऑक्सीजन का देखो, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितने होता है बताओ? ऑक्सीजन 8। द्रव्यमान संख्या 16 होगा। और क्या ऑक्सीजन है? 16 दूना 32 ग्राम। क्या होगा ऐसा? इधर हाइड्रोजन का बोलो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16। इधर बोलो 32 2 34 ग्राम। इधर बोलो 18। अरे बराबर कहाँ हुआ? अभी तो हम क्या बोले थे, बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं हुआ है। हुआ है बराबर? बताएंगे इसके बारे में। बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। रिएक्शन क्या कर लो? बैलेंस कर लो। क्या हाइड्रोजन? क्या हाइड्रोजन? जैसे S2 लिखा, बैलेंस करना आता है ना? चलो ठीक है, तुम्हें बताओ कैसे करेंगे बैलेंस, बताओ। सर यहाँ पे H2 है, हाँ, और यहाँ ठीक पे है। O2 है। अच्छी बात यहाँ है। पे H2 है, यहाँ पे 2 ठो ऑक्सीजन होना चाहिए। हाँ क्या करेंगे उसके लिए? ऑक्सीजन 2 ठो लाने के लिए हाँ, यहाँ क्या 2 करें? से गुना करना हाँ ठीक है, उसके बाद बोलो। और फिर यहाँ पे 2 से गुना किए तो फिर यहाँ 4 हो गया सर, और यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया? बैलेंस हो गया। अब ये नियम लागू होगा। अब क्या करेगा बोलो? हाइड्रोजन 2 था तो 2 दूना कितने हाइड्रोजन हो गया? 4 को हाइड्रोजन हो गया, हुआ 4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी कितने होगा बोलो? ऑक्सीजन 32। ऑक्सीजन कितने होगा? 32 ग्राम। इसका बोलो? इसका अभी H2 वाला 2 गुना 16 हुआ था, 18। तो 2 गुना कितने हुआ? 18। बोलो 32 4 36 ग्राम बराबर 36 होगा। 36 ग्राम बराबर 36। अब देखो उपयुक्त समीकरण नंबर A और समीकरण नंबर B, समीकरण A और समीकरण B में, समीकरण A देखो समीकरण उपयुक्त समीकरण A और समीकरण B में, समीकरण B लेवोजियर के नियम का पालन करता है। जितना प्रतिकारक का द्रव्यमान है क्या उतना प्रतिफल का है? जी सर। तो समीकरण B किसका पालन करता है? लेवोजियर लेवोजियर के नियम का। क्या समीकरण A करता है? नहीं करता है। अतः समीकरण A को रॉन्ग माना जाता है। जो लेवोजियर के नियम को पालन करेगा उसी समीकरण को सही माना जाता है, और जो लेवोजियर के नियम को पालन नहीं करेगा उस समीकरण को रॉन्ग माना जाता है। रखो यहाँ भागेगा। तो बताओ क्या समीकरण A लेवोजियर के नियम को पालन करता है? नहीं। A क्या है? रॉन्ग है। अब B करता है? सही है, यही लिखल है। उपयुक्त समीकरण A और B में समीकरण B लेवोजियर के नियम का पालन करता है, अतः समीकरण A को रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि A तो लेवोजियर के नियम का पालन नहीं किया। अब B करता है तो B को करेक्ट माना जाता है। बात बुझा? तो कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना, उसमें लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस या अनबैलेंस है। तो कोई समीकरण गलत लिखा हुआ सही लिखा हुआ क्या चेक कर लोगे? सिंपल सा पंडा है। यदि LHS का द्रव्यमान बराबर RHS द्रव्यमान हो रहा है, यानी कि प्रतिकारक का द्रव्यमान बराबर प्रतिफल का द्रव्यमान हो रहा है, और इसका मतलब वो लेवोजियर के नियम का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो समीकरण सही है, करेक्ट है। जी सर, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला नियम है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट
तुम बहुत सारा एग्जाम्पल मैट्रिक में पढ़े हो, रिएक्शन, कोई रिएक्शन उठाना और चेक करना। लॉज ऑफ कांस्टेंट, अब क्या द्रव्यमान निकालने के लिए नहीं आता है, आता है, Yes. ठीक है तब कर लेना। विचार को कल करना तो देखेंगे। लॉज ऑफ प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। देखो इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया, PROUST, किसने किया? प्राउस्ट ने। देखो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक का निर्माण जो होगा ना, कंपाउंड का निर्माण होगा। बोलो कंपाउंड किसे कहते हैं? नाम पढ़ा होगा। जब 2 या 2 से 2 या 2 जब 2 या 2 से अधिक अणु मिलेगा, जब 2 या 2 से अणु मिलेगा ना तो तत्व बनेगा। समझ में आएगा ना, बताएंगे कभी। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को मिला देगा ना, सोडियम को पकड़ा घूम रहा था, क्लोरीन को पकड़ा घूम रहा है, दोनों मिल करके शादी कर लिया, बना लिया सोडियम क्लोराइड। क्या बना लिया? सोडियम वो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं, क्या बना लेते हैं? यौगिक, कंपाउंड बना लेंगे। तो ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, लॉज ऑफ कांस्टेंट, हम लोग को बेसिक बहुत खराब है, बात पता चल गया है ना। वीडियो लेक्चर करे देखने उसे देख लेना, कमजोर दूर हो जाएगा, ना तो बस सब दिन वैसे रह जाएगा। तो स्थिर अनुपात का नियम है, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, इसका प्रतिपादन इसके बारे में किसने बताया? प्राउस्ट साहब ने। प्राउस्ट साहब ये कहा, जब भी किसी यौगिक का निर्माण होगा, जब भी कंपाउंड का निर्माण होगा ना, तो हमेशा तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप होता है। नहीं पता चला होगा ना, यानी कि एक खास प्रोपोर्शन में फलना तत्व आएगा, एक खास प्रोपोर्शन में चिलना तत्व आएगा, दोनों मिलकर तब बनेगा कंपाउंड। ऐसा नहीं है कुछ में कितना मिला दिया कंपाउंड बन जाएगा। सब्जियाँ बनाते हो ना, तो खास प्रोपोर्शन है ना, 1 किलो सब्जी में इतना नमक देना है, खास रेशियो है। यस। उसी प्रकार से जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, या जल का निर्माण होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा ना, एक खास प्रोपोर्शन में, जैसे H2O का निर्माण होगा। देखो जैसे यहाँ से किसका निर्माण हुआ? H2O का, जल का निर्माण हुआ। दूसरा पेन लो तो वहाँ से, इसी कलर का दूसरा पेन होगा रखा हुआ, लो तो इसको अच्छा ये स्लिप वाला है, ये कलम अक्सर हम स्लिप करवा देते हैं, तो दाब के देते हैं ना, स्लिप ही कर जाता है, दाब देते हैं बहुत। हाँ, तो जैसे जल का निर्माण हुआ, तो बताओ जल का कितने होगा? एक जल का द्रव्यमान संख्या कितने होता है? एक। क्या होगा? हाइड्रोजन, सॉरी जल का नहीं, हाइड्रोजन कितना द्रव्यमान संख्या? एक। हाइड्रोजन एक रटा होगा, एक हाइड्रोजन, एक परमाणु संख्या, एक द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान संख्या। अभी 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन क्या है? 8 दूना 16, द्रव्यमान संख्या 16, तो 2 8 16 कट गया, 1:8। जैसे CO2 का निर्माण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 दूना 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 8 चौके 32, तो 3:8। अच्छा, स्थिर अनुपात नियम क्या होता है? जब भी कोई कंपाउंड का निर्माण होगा, जैसे H2O का निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा, CH2 का निर्माण होगा, MgSO4 H2SO4 किसी का निर्माण होगा, तो उसमें जो तत्व मिल करके वो कंपाउंड बनाया है, तो दोनों एक खास अनुपात में होगा, खास रेशियो में होगा, उसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। वो कांस्टेंट फिक्स है। जैसे जल का निर्माण करना होगा तो हाइड्रोजन 1 होगा तो ऑक्सीजन उसका 8 गुना होगा, चाहे वॉल्यूम में लो तो वेट में लो, जैसे भी लो, जितना होगा हाइड्रोजन उसके 8 गुना क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। यदि 1 किलो लेना है हाइड्रोजन तो 8 किलो लेना पड़ेगा, तब बनेगा जल। और नहीं तू कहेगा नहीं हम लेंगे 2 किलो लेंगे, मान लो हाइड्रोजन 8 किलो लेंगे, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं, जल बनेगा। यानी कि जल का निर्माण जो हुआ है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो रेशियो है 1:8 है, 1:8 है, और इसी रेशियो में जल का निर्माण होगा। जल का निर्माण जब करना होगा हमको तो 1:8 इस अनुपात में करना पड़ेगा, तभी जल बन पाएगा, नहीं तो जल नहीं बन पाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो निर्माण हुआ है, बना जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8 है, 3:8 के रेशियो में 3:8 के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होगा। यानी कि 3 किलो लोगे कार्बन तो 8 किलो लेना पड़ेगा
ऑक्सीजन, तभी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से जितना कंपाउंड, जितना तुम यूनिट देते हो, सबका निर्माण इसी प्रकार से होता है। उसमें जो निर्माण हुआ एक खास फिक्स प्रोपोर्शन है फलना तत्व का, एक चिलना तत्व का, उतना प्रोपोर्शन में ही मिलाओगे तभी वो जो तत्व बना है उसका निर्माण होगा, वरना निर्माण नहीं होगा। इसी नियम को स्थिर अनुपात का नियम, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। दिमाग में गया? आगे चर्चा करते हैं हम लोग। पेज पकड़ के रखो, भाग जाता है। आगे है ना गुणित अनुपात का नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 नंबर में है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। गुणित अनुपात का नियम। कहाँ तक किया है फिर केमिस्ट्री का, बताओ। शुरू कर जतरा ने बना क्या? दिन दिखवा लेना पंडित जी से। मछलिए बना। अच्छा, अला भागता है, अब तो मछली तुम खाता है। आप नहीं खाते हैं? ना हाँ? नहीं। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। अब देखो ये गुणित अनुपात का नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? 2 लॉ पढ़ लिए हम लोग, तीसरा लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किए थे। डलदा नहीं, किसने? डाल्टन ने। वो और कुछ किए थे केमिस्ट्री, दिमाग में पढ़ेंगे उसके चमत्कार के बारे में, बोलते हैं है ना। तो कंपटीशन में क्या पूछेगा इससे, किस नियम का प्रतिपादन किसने किया, यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा कोई कुछ नहीं पूछेगा। जो कह दी वही पूछता है, बात बुझा ना। पूछेगा फलना लॉ किसने दिया था? प्राउस्ट ने। पूछेगा कि इसका लॉ, ये लॉ किसने दिया था? लेवोइजर ने। ये लॉ किसने दिया? डाल्टन ने। तो गुणित अनुपात का नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया? डाल्टन ने। बात फिनिश, यही हो गया VBI। नहीं, आजकल VBI ने, हम बताते हैं TTI, मतलब क्या होता है पता है? टावर तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आजकल VBI पुराना हो चुका है, तो सोचिए नया करना चाहिए। हम TTI बताते हैं, टावर तोड़ इम्पोर्टेंट, एग्जाम में जनरली आता है, एग्जामिनर का मौसा है। तो इस नियम का प्रतिपादन गुणित अनुपात यानी कि लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का प्रतिपादन डाल्टन साहब ने किए थे, है ना। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके, जब 2 तत्व आपस में करेगा रिएक्शन, संयोग करेगा, तो क्या बनाएगा? यौगिक का निर्माण करेगा। अभी बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक खास अनुपात में मिलाते हो तभी बनेगा यौगिक। खास अनुपात बोलना पड़ेगा, लोग ठगने के लिए कहता है 2 तत्व का मिला तो क्या बन जाएगा? यौगिक। झुंझुना थमा दिया। अब बात बुझा कि वैसे नहीं 2 तत्व मिल जाएगा यौगिक बना लेगा, खास अनुपात में, स्थिर अनुपात में जब मिलाओगे ना, जब 2 तत्व को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाओगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हो, तभी बनेगा यौगिक, वैसे नहीं बनता है यौगिक। अब से ये कहना भी परिभाषा थोड़ा सा वेट होना चाहिए डिफिनेशन में। 2 से भाग देंगे तो सम संख्या, नहीं लगेगा कि सम संख्या, वो बहुत हो गया, अब लगा से भाग देते रहना। तो जब गुणित अनुपात नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक खास अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है, तब तो उनमें एक तत्व का निश्चित भार, एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से सरल और गुणित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है। पेज ला नया, ये सब चीज है ना, ये नियम बिना एग्जाम्पल का दिमाग में जेबे नहीं करेगा, है ना। इसको घुसाएगा, खाली कर एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे तब। अच्छा ये बात था, डाल्टन बाबा ये कहे थे, सब वैज्ञानिक दिया माथा खराब ना, तभी उसको दे देता घूस, तो बेचारा खोज नहीं करता, उसको तो घूसे नहीं दिया ना, तभी घूस नहीं चलता था, तभी ईमानदारी ठीक है। तभी अपने अपने नाम कमाने वाला है। बदलो पेज को, साइड निकालो, पहिनुका वाला निकालना होना डाल्टन से है। छोड़ दो। हाँ नियम का देखो, हम खोज करें कि हम खोज करें। तो अब देखो, जैसे अभी ये समझा देते हैं, जैसे कार्बन रिएक्शन किया ऑक्सीजन से। देखो
कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, और यही कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ही बना लेते हैं, नहीं? तू लग जाता है कार्बन हाँ, तो डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो अब देखो, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका होता है परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, इसका होता है ऑक्सीजन 8 16, इसका कार्बन का 12 और यहाँ 8 16 तो हो जाएगा 32 होगा। इसमें भाग देगा तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, इसमें देखो 3 चौके 12, 8 चौके। बहुत खूब, नॉलेज तो बड़ा टनाटन कर रहे हो जी। अब देखो, यहाँ भी कार्बन 3:4 है और यह भी बना है तो कार्बन यहाँ पर क्या है? 3 है, तो निश्चित हो गया। ये पेरमा नहीं करता, ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ निश्चित हो गया। क्या हो गया ये? निश्चित। और जो कहते हो ना भिन्न अनुपात, भिन्न और सरल, भिन्न और सरल है। आसानी से कट जाए, उसी को सरल कहोगे, लेकिन अलग होगा। ये भी 4 है 8 है, क्या दोनों अलग है? मतलब समान है? नहीं है भिन्न है ना? जी सर, लेकिन कट जाता और सरल अनुपात में करते हैं, है। जी सर। 4 दूना 8, तो ये भिन्न है। अब इन लाइन समझो कि जब फिर से एक बार पढ़ते हैं, इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएगा, यही कार्बन ऑक्सीजन मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, एक यौगिक ये हो गया, और यही कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, या तो बनाएगा 2 यौगिक या 2 यौगिक से अधिक यौगिक बनाएगा, तब जितना यौगिक का निर्माण होगा, जितना यौगिक का भी निर्माण होगा। वही 2 तत्व मिल करके जितना यौगिक बनाएगा। जैसे एक आदमी को होता है ना 4 5 बेटा बेटी, जी सर। यहाँ भी 2 तत्व मिल करके कई यौगिक बना लेता है। तो जितना यौगिक का निर्माण होगा उसमें एक तत्व का निश्चित भार, एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से, एक तत्व का निश्चित भार, जैसे ऑक्सीजन का 4 है, किसी एक का, ये इससे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक तत्व का निश्चित भार, ऑक्सीजन का निश्चित भार जो होगा दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से, यहाँ ऑक्सीजन का भार कितने है? 16, और यहाँ कितना ऑक्सीजन का भार है? 32। एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से सरल और गुणित अनुपात में होते हैं। एकदम सिंपल, देखो 3 3 है, निश्चित अनुपात में है, और 4 दूना 8 भिन्न है, एक ही तत्व लेकिन क्या है? भिन्न है। यहाँ ऑक्सीजन 16 है, यहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम है। बात बुझाना, अभिन्न है और सरल अनुपात में, इसी को कहते हो गुणित अनुपात का। समझ में आ गया ना? जैसे मान लो जल का हम लोग निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? जल का। यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके जल का निर्माण कर लिया, और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लिया। इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जल है। और यहाँ हाइड्रोजन का बात करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 12, सॉरी 2 है, और ऑक्सीजन 8 16 हो गया। यहाँ बात करो, और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 दूना, तो बोलो क्या ये निश्चित है? ये निश्चित है। ये भिन्न है, लेकिन 16 दूना 32 भिन्न भिन्न है, अलग अलग, लेकिन क्या है? सरल है। तो भिन्न लिख दिया, दिमाग में चला गया होगा। अब है गे-लुसाक का नियम। लगता है कोई गाली दे रहा है ना। गे LHSSACS गे-लुसाक का लॉ। नहीं लगता है इस प्रकार से गांव में गाली फेंकता है कोई, गे बे करेगा। यही कह रहे हैं, गे-लुसाक का नियम। देखो वैज्ञानिक के नाम पर ही धरा गया है, गे-लुसाक वैज्ञानिक का ही नाम है। तो गे-लुसाक के नियम के अनुसार क्या बोले गे-लुसाक बाबा? जब प्रतिकारक और प्रतिफल गैसीय पदार्थ होते हैं, यानी कि प्रतिकारक भी होगा गैसीय पदार्थ और प्रतिफल भी होगा गैसीय पदार्थ, तो उनके मोलर अनुपात पूर्ण संख्या में होती है। तो उनके मोलर अनुपात कौन संख्या में होती है? कब? जब प्रतिकारक प्रतिफल क्या हो? गैसीय पदार्थ होगा। प्रतिकारक भी गैसीय पदार्थ है, प्रतिफल भी गैसीय पदार्थ है, तब उसका मोलर अनुपात पूर्ण संख्या में होगा।
पूर्ण संख्या बोले तो 1 2 3 4 जी सर। इस प्रकार से ना। 0 पॉइंट बोले तो पूर्ण है नहीं, अपूर्ण है, पेट नहीं भरल उसका है ना, नहीं। अपूर्ण है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएगा तो अमोनियम बनेगा NH3 बनेगा ना, यस ये बना लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस गैस। है। बैलेंस कर, नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन दो, 2 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन 2 या 3 दूना 6, 3 लगा दिया। अब बोलो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक मोल। 1 मोल हो गया नाइट्रोजन, यहाँ से क्या है यहाँ पर 3 मोल हो गया इसका, यहाँ कहते हैं 2 मोल हो गया NH3 का। अब बात बुझा कैसे लिखा जाता है, मोल थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा का मोल कहते हो। 1 ग्राम। अच्छा, तो प्रतिकारक और प्रतिफल का मोलर अनुपात, जैसे प्रतिकारक प्रतिफल और प्रतिफल प्रतिफल का मोलर मोलर अनुपात। अनुपात बस। तो यहाँ देखो ये कितना है, 1, अनुपात। उसके बाद 3, उसके बाद 2। क्या ये पूर्ण संख्या में है ना, पूर्ण Yes. संख्या पूरा तो है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से- नहीं, जो वैसी संख्या जो 1 से 100 ये स्थिति है। 0 से स्टार्ट करते हैं। पूरा बोलो एग्जाम्पल शुरू से, 5 को एग्जाम्पल शुरू से कह दो हमको, सब बुझ जाएंगे तुमको आता है। 0 1 2 4 उससे क्या कहेंगे, इतना घबराते काहे हो। आप कुछ पूछे तो फंसा देते, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो जब प्रतिकारक और प्रतिफल गैसीय पदार्थ होते हैं तो उनका मोलर अनुपात पूर्ण संख्या में होगा, तब इस लॉ को गेलुसा का नियम कहते हैं। गेलुसा। बात बुझा ना। आप कुछ पूछते हैं आप जैसे फिर घुमा दे, इसलिए डर से कुछ नहीं बोल पाते। अब देखो मूलानुपाती जानते हैं, वो भी सूत्र नहीं कितना बोलते। टाइम हुआ, अभी 10 मिनट है, 5 बजे। अभी और पढ़ाएंगे। मूलानुपाती सूत्र की गणना न्यूमेरिकल इसके ये बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल यहाँ से बैठी एगो बताएंगे, तो बाकी सब तुमको बना कराना है। नहीं ढेरी न्यूमेरिकल है, बनाए हैं, बैठ नियारी से बैठ के बनाते थे, बैटिंग करते रहना, सब खेलना। एगो कम Calculation of- एगो कम और आ जाता हाँ हाँ, तो तब तो कैलकुलेशन ऑफ इम्पेरिकल जितना 5 साल मस्ती किया होगा ना, तो हम 5 महीना में उतना निकाल लेते हैं मजा। है। 6 महीना का मजा चुरा लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ, तो फायदा तुमको ही होगा ना। टका दे दे कमाएगा थोड़े कहेगा भाई लग रख लीजिए आप ही अपने पास, मेरे पास खर्चा हो जाएगा, देगा देंगे तो कहीं देगा ही नहीं बुरा करके। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती बताएंगे क्या है। मूल देखते हो कितना खिंचाता है, नहीं लिखते हैं तो 5 पेज घींच दिए तुरंत हम ना। मूलानुपाती सूत्र की गणना, सबके पास मोबाइल है इसलिए। हम जब भी पढ़ाते थे डिजिटली पढ़ाते, इससे पहले सेमेस्टर में डिजिटली काम बहुत करते थे। ग्रुप में डाल दे, लिख लेना। मूलानुपाती सूत्र की गणना थोड़ा हिंट दे देते हैं। कल समझाते थे क्लास में, बोर्ड पर समझाए, नए फर्स्ट लिखे और अपना PDF ले लो। लिखने में कम, समझाने क्यों कम हो गया, तो तुम बढ़िया से ना सुनाओ या तो तुम अच्छा समझ पाओगे। 2 काम साथ साथ कभी नहीं होता है, होगा तो खूब टाइम लगेगा, उसमें बात तुम जान लो, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र की गणना। अरे यह क्या, ये देखते हैं। किसी पदार्थ के, पहले जानेगा ना कि होता क्या है मूलानुपाती, सुन लो। किसी पदार्थ के कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसके एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं को, किसी पदार्थ लेना है, उस पदार्थ के एगो अणु लो। पहले क्या लेना है, एगो अणु लेना है। एगो पदार्थ लेना है, कोई भी पदार्थ चूज कर लो, जी किसी सर। भी पदार्थ के, उसमें एक अणु निकाल लो, एगो अणु। एक अणु में उपस्थित, उसके एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं के, उपस्थित अणु है तो उसमें तत्व का अणु होगा ना। जी सर। तो किसी पदार्थ के एक अणु में तत्व के उपस्थित तत्व के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने के लिए सूत्र मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र कहलाते हैं। कोई पदार्थ लेना है, उसका एक अणु लिए, तो किसी तत्व का अणु होगा ना, जी सर। उसके परमाणु को आसानी से दिखाने के लिए सरलतम अनुपात में व्यक्त करने के लिए एक फार्मूला देते हैं, उसी को क्या कहते हो, मूलानुपाती सूत्र कहते हो। बाकी उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो अब कैसे निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र, बनाएंगे कैसे, वर्किंग रूल है और न्यूमेरिकल कराएंगे तो क्वेश्चन आंसर।
यदि किसी पकड़ो पेज भागेगा, पकड़ो वो लगाना था। रहने दो। यदि किसी यौगिक के किसी भी कंपाउंड के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत रचना मालूम हो तो, जैसे कोई कंपाउंड बना है, जैसे H2O बना है, H2O में कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, यदि हमको ये मालूम हो तो उनके मूलानुपातीय सूत्र की गणना निम्नलिखित नियम के अनुसार करेंगे। ये पता होना चाहिए, कोई भी तत्व बना है ना, कोई भी यौगिक बना है, तत्व नहीं, कोई भी यौगिक बना है, वो यौगिक जिस तत्व से मिलकर बना है उसका उसमें कितना परसेंटेज, जैसे H2O एक यौगिक जल है, उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ये यदि पता हो तो उसका मूलानुपातीय सूत्र निम्नलिखित प्रोसेस से पता करेंगे। पहला, इससे नहीं चलेगा पता, फिर भी बताएंगे, एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है। तत्व के प्रतिशत रचना में उनके परमाणु भार से भाग दिया जाता है। तत्व का जो होगा प्रतिशत रचना, उनमें सुन लो, कान से निकाल देना, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। तत्व के प्रतिशत रचना में उनके परमाणु भार से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब ये कम कर देंगे, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, भाग दे करके जो क्या होगा, भागफल प्राप्त होगा, उनमें सबसे छोटे भागफल से अब प्रत्येक भागफल में भाग देकर परमाणुओं का अपेक्षिक संख्या मालूम किया जाता है। पता नहीं चला होगा, सुन लो एक बार। फिर क्या करेंगे, यदि परमाणुओं का अपेक्षिक संख्या पूर्णांक में नहीं हो, जो निकलेगा भाग उसी सब कर करके परमाणुओं का अपेक्षिक संख्या रिलेटिव नंबर पूर्णांक में नहीं होगा तो उसे पूर्णांक में बदल लेंगे। ये प्रोसेस है, अब देखते हैं कि कैसे होगा। एक और है, परमाणुओं का अपेक्षिक और सरलतम अनुपात उस यौगिक के मूलानुपातीय सूत्र को व्यक्त करता है। परमाणु का अपेक्षिक और सरलतम अनुपात उस यौगिक का क्या बताएगा, मूलानुपातीय सूत्र को व्यक्त करता है। अब देखेंगे कि क्या अभी था नहीं था, एगो बताएंगे न्यूमेरिकल कहेगा, आप समझ गए है ना। जगहवार तो बड़ा दिक्कत है, चलो उल्टा करके बना दें, ऐसे करके चलो, नहीं तो पन्ना बर्बाद हो जाएगा, जैसे उतना है भी नहीं। सुनो, काम हो गया है काम होने वाला। ला लेना, कल नहीं होगा। अब देखो, एक कार्बनिक यौगिक में एगो बना है, कोनो कार्बनिक यौगिक, एगो क्या बना है, कार्बनिक यौगिक, मतलब जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा, उसको क्या कहते हो, कार्बनिक यौगिक। एगो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है, और वो जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है ना, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन है 40%। वो कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ है, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने परसेंट है बताओ, 40%। कार्बन 40% है। हाइड्रोजन जो है वो है 100.67%। ऑक्सीजन जो है वो है 53.33%। और सब कुछ कितने पूरेगा, 100% पूरेगा ना। अब बताओ कि इस यौगिक का मूलानुपातीय सूत्र क्या होगा। एक कार्बनिक यौगिक है, नहीं पता है कौन यौगिक है, लेकिन उसका जो निर्माण हुआ है ना उस कार्बनिक यौगिक का, उसमें कार्बन कितना परसेंट है, 40%। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 6.67%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 53%। अब इसका क्या लिखो, मूलानुपातीय सूत्र लिखो। अब क्वेश्चन देखो, पता चलेगा। पहले लिखना है एलिमेंट, क्या लिखना है, एलिमेंट, तत्व, बाकी तो तुम्ही को सॉल्व करना है सब। प्रतिशत, उसके बाद लिखो प्रतिशत, 1/, परसेंटेज, प्रतिशत में भाग देंगे एटॉमिक मास से, द्रव्यमान संख्या से भाग देंगे। ये जो भाग देकर आएगा उसको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। ये जब लिख लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो RATIO, रेशियो ऑफ एटम। अब बनाओ, अभी जो पढ़ा था लैंग्वेज 4 लाइन, वो समझ में तो नहीं आया होगा, आया था, नहीं आया होगा। अब वही चीज़ समझ में आएगा। देखो पेज रखो उधर पकड़ के थोड़ा सा। अब देखो, जैसे अभी कार्बन कितने परसेंट था, 40%। कार्बन परसेंटेज लिख दिया है, 40% लिखेगा, अच्छी बात है।
कार्बन है 40%, अच्छी बात है। अब बोलो हाइड्रोजन है 6%। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 6.67%। ऑक्सीजन क्या परसेंट है? 53.33%। इतना बात हुआ क्लियर? यानी कि एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन 53.33%। सबको जरूरत है क्या परसेंट पूरेगा? 100%। तभी ना 100 तो पूरना चाहिए। अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे उसका मूलानुपाती सूत्र? तो परसेंट, जितना परसेंट वो है ना, उसमें उसके एटॉमिक मास से क्या करो? भाग दो। द्रव्यमान संख्या से क्या करो? भाग दो। ये कितने है? 40। कार्बन का द्रव्यमान से कितने होता है? 12। परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। तो 40 में भाग देगा 12, आएगा 3.33। फिर क्या करेगा? इसमें 6.67, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 है तो भाग देगा 6.67 होगा। इसका है 53.33%, इसमें भाग देगा तो ऑक्सीजन का 816, ये हो जाएगा 3.33। क्या इतना समझ में आ गया ना? अच्छा, फिर कॉपी उल्टा करके रूल भी एक बार पढ़ देंगे, देखो ये चीज़ इसमें हुआ तो अपने समझ में आ जाएगा, बिना न्यूमेरिकल करने होगा क्लियर। अब क्या करेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। सापेक्षिक संख्या, परमाणु का सापेक्षिक संख्या निकालेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलेगा? परमाणु का सापेक्षिक संख्या। कैसे निकालेंगे? सापेक्षिक मतलब होता है सापेक्षिक संख्या ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अच्छा, तुम्हारा रिलेशन के कोई आदमी है तो तुम ही रिलेशन होगा ना उसका। अपने तुलना के बताएगा नहीं, फैलना मेरा मौसा है कि ये है, वो है, नो तेरे है। उसी प्रकार से परमाणु का निकालेगा रिलेटिव नंबर, तो परमाणु से तुलना करेंगे, दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। ये जो निकला 3.33, इसमें देखो किसी एक की तुलना, किसी एक के सापेक्ष सब का निकालो, उससे भाग दे करके। जैसे 3.33 का निकालना होगा रिलेटिव नंबर, तो 3.33 से क्या करो? 3 इतना से क्या करो? तो कितने आएगा? 1। 6.67 का निकालेगा रिलेटिव नंबर, तो 6.67 में 3.33 से क्या करो? भाग। ये आएगा 2.003 आएगा, देखना। फिर निकालेगा, इसका निकालेगा रिलेटिव नंबर 3.23 एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या फंडा हो रहा है। इसका निकालोगे, इसमें किससे भाग देगो? इसी से। कितने होगा? 1। तो किसी एक की तुलना में सब कितना गुना है वो निकल गया। किसी एक की, इसके तुलना में सब कितना गुना है वो निकल गया। उसी को कहते हो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ई निकला, इसका कार्बन का निकला रिलेटिव नंबर 1, हाइड्रोजन का निकला रिलेटिव नंबर 2.003, ऑक्सीजन का निकला 1। अब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, ई रेशियो निकाला ना, सिंपलेस्ट रेशियो 1 है तो 1 ले लेंगे। ये 2.0 सीधा क्या लेंगे? मोटा मोटी 2 ले लिया। इसका कितने ले लिया? 1 ले लिया। बात बुझा? अब ये लाइन पढ़ते हैं, इस लाइन को गौर से सुनो और समझो। यहाँ से यदि किसी तत्व में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत रचना मालूम हो, तत्व बार बार बोल देते हैं। यदि कोई यौगिक बना है ना, वो यौगिक का जो निर्माण हुआ है उसमें कौन कौन तत्व मिलकर यौगिक बनाया, उसका प्रतिशत रचना क्या हो? पता हो। जैसे एक कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक पदार्थ बना है, वो बना है ना, उसका नाम नहीं है पता, वो तो जानना ही हमको है। वो बना है 3 चीज से मिल करके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके। तो वो जो बना है उसमें कार्बन 40% है। यही को कहते हो प्रतिशत रचना। और ये इतना बात समझ में आ गया ना? तो किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत रचना मालूम हो तो उनका मूलानुपाती सूत्र निम्नलिखित प्रोसेस से ज्ञात किया जाता है। जैसे निकाला है मैंने, पहला प्रोसेस, तत्व के प्रतिशत रचना में जितना होगा तत्व का परसेंटेज, उसमें उसके परमाणु भार एटॉमिक मास से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या दिया है? प्रतिशत में परमाणु भार से भाग। जी सर, भाग दे दिया। ये स्टेप पूरा हुआ। अब समझा? आगे करो। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, भाग दिया तो भाग का फल यही नहीं मिलेगा, और इसको देगा तो ये, इसको देगा तो ये, सबका परसेंटेज में भाग दिए, उसके परमाणु भार से, द्रव्यमान संख्या से भाग दिए, तो वो निकल गया। तो जो भागफल बचता है उनमें सबसे छोटे भागफल से, देखो जो भागफल बचा, भाग देकर के ये बचा ना, भाग देकर ये भाग देकर बचा, इनमें सबसे छोट कौन है बताओ? इस सब में सबसे छोटी यही ना है। जो सबसे छोटा होगा उनमें सबसे छोटे भागफल से, प्रत्येक भागफल से भाग देकर जो सबसे छोटका भागफल होगा
उसमें प्रत्येक भागफल में भाग देंगे। यदि ये मान लो 2 निकलता तो किससे भाग देता सब में? 2 से। यदि ये 3 निकल किससे सब भाग देता? 3 से। अब बात बुझा। इसमें ये भाग देगा, भाग दे करके जो सबसे छोटका भाग निकलेगा फिर क्या करना, उस छोटका से सब में भाग लगाना है, उस छोटका से सब में। तो इसमें से छोटा यही संख्या बोलो सेम है, इसीलिए इसमें इस 3.33 से भाग दिया। क्या तो समझ में आ गया ना? भाग देकर परमाणुओं का आपेक्षिक संख्या मालूम किया जाता है। तो भाग देने के बाद आपेक्षिक संख्या परमाणु क्या करोगे? मालूम करेंगे। आपेक्षिक संख्या परमाणु का उसका इंग्लिश होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, वो हम मालूम कर लिए, भाग देकर मालूम कर लिए। जब ऐसा हो गया, अब ये समझ में आया? अब हुआ क्लियर। जब ऐसा हम कर लिए, अब क्या करेंगे? यदि परमाणु का आपेक्षिक संख्या पूर्णांक में नहीं हो, पूर्णांक मतलब बुझबे करते हो, बुझले बात है, 1 2 3 4 समथिंग सीधा सीधी हो, बटा उटा में पॉइंट में नहीं होता है पूर्णांक, ये सीधा लिख दे। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। तो पूर्णांक बना लेंगे, छोड़ दिए इतना, तू लिख लिया, तो उसको पूर्णांक में हम लोग क्या करेंगे? बदल लेंगे। पूर्णांक में नहीं होगा तो पूर्णांक में बदल लेंगे। जब ऐसा कर लेंगे, क्या यहाँ तक कर चुके हो? अगला प्रोग्राम करो। अब क्या करना है? अगला यहाँ तक कर लेंगे। तो अब इसका कैसे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र? अब बताते हैं कि ऐसे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र। परमाणुओं का आपेक्षिक और सरलतम अनुपात, परमाणुओं का आपेक्षिक और सरलतम अनुपात उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र को व्यक्त करता है। जैसे देखो, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालना होगा। यहाँ पर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बोलो। कार्बन का कितना निकला? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम 1, C1 ने लिखते हो। हाइड्रोजन कितने निकला? 2, H2। ऑक्सीजन कितने निकला? O। यही हो गया उस यौगिक का क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र। बोलो, क्या आप क्वेश्चन देंगे तो बना लेगो? अब हटाओ इस पेज को। अब काफी कलम साथ हम लोग काम करेंगे। हटा दो उसको, पूरा हटाओ, काम करना है तुमको। देखो जैसे कैसे बनाना, हिंट देते हैं, समझा देते हैं। एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है जिसमें कार्बन कितने % 75 है या 75% एलिमेंट परसेंटेज, वही वाला खटाल सब जो इधर बनाया था। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 75%, हाइड्रोजन कितने %? 25%। उसका निकालो मूलानुपाती सूत्र। क्या निकालो? मूलानुपाती सूत्र। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज बस बुझबे करते हो कैसे निकाला? 75 25 है, 75 में भाग दिया, इसके द्रव्यमान संख्या से 12 होता है, ये निकला। इससे भाग दिया, ये निकला। फिर यहाँ पे 2 से नहीं, एक हाइड्रोजन 1 होगा, 1 है। एक हाइड्रोजन है ना? यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन था। क्या बुझा? अच्छा, ये निकलेगा ना, इससे छोटा बताओ। सबसे 6.25। उसमें फिर जो भाग देने निकला सब भाग देंगे। 6.25 में सबसे छोटा यही है। इसमें खुद से भाग 1 निकला, खुद से भाग। क्या सब पूर्णांक में है? डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। क्या कार्बन है? 1 ने लिखा जाए। हाइड्रोजन क्या है? CH4 निकल गया। बोलो समझ में आया? अभी समझने में कितने? आधा घंटा लगा, ज़्यादा लगा 20 इसमें कितना लगा? 2 मिनट। अब अगला देखो, एक अकार्बनिक यौगिक कौन यौगिक हो सकता है? एगो कौन यौगिक है? मतलब उसमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है। एक अकार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन कितने % है? 35 है। देखो है 35। हाइड्रोजन कितने हैं? है देखो 5 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 60 है। क्या निकालना है? यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। बहुत खूब। अब परसेंटेज बटा एटॉमिक मास करो। 35, नाइट्रोजन होता है 14, द्रव्यमान संख्या भाग दिया 2.5। हाइड्रोजन 5 है तो 5 में इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, भाग दिया। इसमें 60 से भाग दिया 16 को, तो ये सब निकला। बोलो सबसे छोट कौन इसमें है? 2.5। अब 2.5 में ई जो निकला है ना भागफल, सब में फिर भाग लगाओ तो तब निकलेगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा। सीधा होकर बैठो, जैसे समझ में आता है घुसने देना इसमें। 2 पॉइंट छोटा निकला, फिर 2.5 से 1 निकला। क्या निकला? 1। अच्छा, क्या निकला? 1। का दूसरा गुना की बताते हैं ना। क्या निकला? 1 निकला ना। अच्छा, ये 5 से भाग देगा, 2.5 से 2 निकला, फिर 3 में इतने 2 से क्या 1 निकला, 2 निकला, 1.5 निकला। अब एक से ध्यान देने वाली बात है, पूर्णांक में नहीं होगा तो पूर्णांक में बदलना। अच्छा देखो ये 1.5 है, यदि 0.5 घटाते हो 1 हो जाएगा तो भी रिएक्शन हमें दिक्कत हो जाएगा जी कंपाउंड बनने में। और यदि तुम क्या कर देते हो? गुना कर 2 ले लेते हो 1.5 को, 1.5 क्या ले लेते हो? 2।
अरे तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब इस प्रकार का फंक्शन फंसेगा ना, सब में 2 से क्या करना, गुना कर दें। देखना कि ऐसा कौन संख्या से गुना करने पर पूरा पूरी एक इंटीजर बन जाता है। तो जी सर, इसमें 1.5 दूना 2, सॉरी 1.5 दूना 3, जी सर 3 से जिसमें सब में करना है तो सब में, एगो किसी में करेगा तो नहीं होगा, सब में कर, जैसे 2 से गुना कर, 2 से गुना, 2 से गुना करके पूर्णांक हम क्या किए, बना बदल लिए। लिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 जैसे सर मान लीजिए यहाँ पे 1.5 में कुछ और हुआ तो आएगा। तो उसमें अगर 3 से गुना करके पूर्णांक बना सकते हैं। कर सकते हो, कर सकते हो। अब कम डिजिट होता है ना, जैसे 1.12 होता है, लगभग उतना छोड़ भी देते है ना, उसमें उतना लगभग, जैसे यहाँ देखो छोड़ा गया है ना, आगे क्वेश्चन करवाते हैं, टेंशन नहीं लेना का है। 50% कम में तो बता। हाँ छोड़ देते हैं। ये तो तो अब पूरी 50% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोलो 2, हाइड्रोजन बोलो 4, N2 N2H4, ऑक्सीजन 3, N2H4O3। क्लियर हुआ। आगे देखो, अब जैसे यही सब बात कहा है, कार्बन हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर का परसेंटेज है, इसमें सबसे छोटा है 1.34, 1.34 से भाग ये निकला, 4.02 लगभग 4 ले लिया, 1.17 तो कितने ले लिया, ये 10 कैसे ले लिया, 9 है, 9 है। ये अब सर 10 ही निकलेगा। नहीं 10 निकलेगा, ये 9 लाओ तो यहाँ से 13.64 है, 1.34 से 13 रुको वो झाँपेगा तो और न काम करेगा वो। यही बल्ब एक रसेस का है। 13 दशमलव कते है बताओ, 13.64 64 भागा 1.34 1.34, तुम झाँप रहे हो, 10 10.179 निकला, कितने निकला, 10.1 ई निकलेगा, ऐसे में बैठो, पता नहीं चलता है। 10.17 कितने निकला, 9 निकला ना, तो लगभग मतलब क्या ले लिए हम, 10 ले लिए, और ये एक ले लिए, तो यहाँ बोलो C4H10O, ये क्या बन गया इसका, बन गया ना। अब देखो इस प्रकार से यहाँ बनाया गया है, छोटा सबसे कौन इसमें आया है, देखो 1.27, तो सब इसमें से फिर सब भागफल में 1.2% भाग दिया हमने, तो 3 पॉइंट इतना 3 ले लिया, 6 ले लिया, 1 ले लिया, C3H6O हुआ, कुछ है न्यूमेरिकल में नहीं है, इसमें A इतना है, B इतना है, यहाँ नहीं बोला है कौन कंपाउंड है, A और B बोला है सिर्फ, है ना। अच्छा A B बोला है, A कोई कंपाउंड नहीं है, तो E भी कहेगा ना कि A का कितना द्रव्यमान संख्या और B की कितना द्रव्यमान संख्या है, क्वेश्चन में कहा है 2 तत्व A और B का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः इतना इतना है, A का द्रव्यमान संख्या 12 है और B का द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, ये दोनों तत्व मिल करके एक यौगिक बनाता है, A और B मिलकर क्या बनाता है, एक यौगिक बनाता है। A का भार जिसमें इतना % है तो यौगिक का क्या निकाले, अच्छा B का भार बोला है नहीं, तो टोटल कितने होगा 100%, तो 100 में घटा दो इतना, तो जितना बचा कोई B हो गया, तो B इतना हो गया, बुझा बात। इसका द्रव्यमान संख्या 12 है तो 12 से भाग दिया, इसका 16 है 16 से भाग दिया, दोनों में कौन छोटा, ये, इससे फिर इसमें भाग देंगे 1 2, A1 1 नहीं लिखेंगे, B2 दिमाग में गया, न्यूमेरिकल कर लोगे 5-6 न्यूमेरिकल, आगे चलते हैं। जब कोई दिक्कत भारियों लग रहा है, अनुसूत्र की गणना कितना टाइम हुआ देखो तो, अब छोड़ दिया जाए। 20 मिनट बाकी है। चलो छोड़ देते हैं जी सर, एक दिन हम पकड़ करके रोन देंगे तब फिर बनाने में कर